मैं टॉपिक को लेके आया हूं, टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली हमारे पास तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, कोई भी समस्या हो कमेंट करें, मैं देखता हूं, देख ही रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं नेशनल इनकम के मेजरमेंट। राइट, तो पहला है प्रोडक्ट मेथड, है ना। प्रोडक्ट मेथड में कहता है, उत्पाद विधि में कहता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, उसका फाइनल गुड्स के प्राइसेस को शामिल करके हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि फाइनल गुड्स को ही यहां शामिल करना है, ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, वैसे गुड्स जिसमें फर्दर और कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है, उसको डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा अपने यूज में ले आया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करके हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा अभी, फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ओवरव्यू सुन लीजिए पहले। ठीक है, दूसरा है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड अर्थात आय विधि। ठीक है, कहता है इनकम मेथड या आय विधि की बात की जाए तो इसमें कहा जाता है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उत्पादन के साधन हैं, राइट, उन सबों का आय अर्थात इनकम को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर श्रम काम कर रहा है तो श्रम का इनकम होता है उसका मजदूरी, है ना। अगर कैपिटल का यूज किए तो कैपिटल का जो ओनर होगा उसको मिलेगा इंटरेस्ट अर्थात ब्याज, है ना। जो लैंड अगर कोई प्रोवाइड करता है तो लैंड ओनर को उसके लिए दिया जाएगा रेंट। तो इन सारे इनकम को ऐड करके हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, इनकम मेथड के द्वारा। ठीक है, तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड अर्थात व्यय विधि, है ना। कहता है अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें अर्थात व्यय विधि की बात करें तो इसमें जितने भी कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, अर्थात वहां का गवर्नमेंट हो, ठीक है, इनके द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उपभोग अथवा निवेश पर, उन सबको शामिल करके राष्ट्रीय आय हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा था, है ना, कि राष्ट्रीय आय निकालने के मेथड कितने हैं, है ना। अब मैं डिटेल में सभी मेथड के बारे में डिस्कस करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, हर एक स्टेप को आप लोग समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला है मेथड आपका क्या है, प्रोडक्ट मेथड अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, उत्पाद विधि अथवा मूल्यवर्धित विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, है ना। इसमें कहता है इन दिस मेथड वी कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, कहता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक देश में एक निश्चित समय में अर्थात फिनेंशियल ईयर जो होता है, वित्तीय वर्ष होता है, उस दौरान जितने भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया गया है उसका मौद्रिक मूल्य अर्थात मनी वैल्यू को शामिल करके राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है, आप वैल्यू एडेड निकाल सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको शॉर्ट में जीवीए बोलते हैं, अथवा जीडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जब जीडीपी एमपी निकालना हो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया, उत्पाद का मूल्य। ठीक है, क्या हो गया, उत्पाद का मूल्य। इसका मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बिक्री तथा स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
सबसे पहला काम क्या करना है प्रोडक्ट मेथड में, आपको निकालना है जीडीपी एमपी, और वो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, उत्पाद का मूल्य माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती लागत, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा जीडीपी एमपी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना हो तो क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी वित्त वर्ष है, मान लीजिए 2022 से 23, ठीक है, क्या है 2022 से 23 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2022 से 23 में अगर 2022 से 23, ठीक है, इसका क्लोजिंग होता है मार्च 2023 में, ठीक है। तो उस समय वित्त वर्ष के लास्ट में कितना अनसोल्ड आइटम या अनफिनिश्ड आइटम रह गया, मतलब जिसकी बिक्री नहीं हो पाई, प्रोड्यूस तो मैंने किया था लेकिन उसकी बिक्री हमने नहीं किया या बिक्री नहीं हो पाई, ठीक है, वो कितने हैं, ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो ये वित्त वर्ष 2022-23 अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसके शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय कितने वस्तु पहले से अनसोल्ड हमारे पास स्टॉक के रूप में थे, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इन सभी टर्म का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आपको इसमें समझाता हूं फिर कैसे करना है, ठीक है। देखिए कहता है एक बार अगर हम जीडीपी एमपी निकाल लिए, ठीक है, क्या है, वंस वी फाइंड जीडीपी एमपी वी कैन कैलकुलेट एलएनपीएफसी, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एलएनपीएफसी इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे ही कहा जाता है नेशनल इनकम। क्या कहा जाता है इसको हम लोग, नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय, राइट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा जीडीपी एमपी निकालना, ठीक है। जीडीपी एमपी निकाल लिए तो उसके बाद हम लोग काफी इजीली निकाल सकते हैं किसको, एलएनपीएफसी अर्थात राष्ट्रीय नेशनल इनकम को। कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दें तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने पर हमारा बन जाएगा एनडीपी एमपी। क्या बन जाएगा हमारा, एनडीपी एमपी। कैसे बन जाएगा भाई एनडीपी एमपी, क्योंकि आप लोग को बताए थे हम कि जब भी हम लोग ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, तो बन जाता है हमारा नेट वाला कॉन्सेप्ट अर्थात शुद्ध वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जीडीपी एमपी में जब डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया तो क्या बना, एनडीपी एमपी। क्या बना वो हमारा, एनडीपी एमपी, ठीक है, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर, बाजार मूल्य पर, ठीक है। अब क्या करना है, एनडीपी एमपी निकल गया, उस प्लस कर दो एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, एनएफआईए का मतलब पता है ना आप लोगों को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, है ना। जब एनडीपी एमपी में एनएफआईए जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एनएनपी एमपी। कैसे, हम आप लोगों को बताए थे कि अगर डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और डोमेस्टिक वाले कॉन्सेप्ट में एनएफआईए को जोड़ देते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, नेशनल वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। तो एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इसमें हमने एनएफआईए को जोड़ दिया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, एनएनपीएमपी हमारा आ गया, ठीक है। अब एनएनपीएमपी में एनआईटी को माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा, एनएनपीएफसी बन जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं ना नेशनल इनकम, ठीक है। कैसे हुआ ये, हम लोग को पता है कि मार्केट प्राइस वाला किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर एनआईटी को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो एनएनपीएमपी में एनआईटी माइनस करने से क्या बनेगा, एनएनपीएफसी हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका मेथड, किसका, प्रोडक्शन मेथड अर्थात वैल्यू एडेड
मेथड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए इकोनॉमी में 4 प्रोड्यूसर हैं। कितने प्रोड्यूसर हैं? 3 है ना। कौन कौन? एक है फार्मर, एक है फ्लोर मिल वाला, फ्लोर मिलर है ना, एक है बेकर, राइट। फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? मान लीजिए वो व्हीट को प्रोड्यूस करता है और उस व्हीट को 80 रुपीज में बेच देता है बाजार में। क्या करता है? फ्लोर मिल वाला, सॉरी, फार्मर जो है व्हीट का प्रोडक्शन करता है और उस व्हीट को 80 रुपया में बेच देता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर के लिए कितना हो गया? 80 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मान लीजिए वो किसी प्रकार का कोई पूंजी नहीं लगाया था, मतलब कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट उसके लिए नहीं था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, है ना। तो उसने कितना का वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी में? 80 रुपया का किया ना। क्योंकि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू एडेड हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि फार्मर ने जो व्हीट को बेचा था वो कितना में बेचा? 80 रुपया में। तो वैल्यू जनरेट कितना हुआ इकोनॉमी में? 80 रुपया का हुआ। ठीक है, तो वो 80 रुपया में खरीदा कौन? खरीदा फ्लोर मिल वाला, जिसको हम लोग मिलर बोलते हैं या फ्लोर मिल मेकर बोलते हैं। ठीक है, तो मिल वाले ने क्या किया? 80 रुपये में उस मतलब व्हीट को खरीद लिया। ठीक है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना हो गया? 80 रुपया हो गया, क्योंकि वो 80 में खरीदा है। किस चीज को? व्हीट को खरीदा है। और फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर बनाया और उसे 100 रुपये में बेच दिया। कितना में बेचा? 100 रुपीज में, राइट। तो वैल्यू कितना और ऐड हो गया इकोनॉमी में? 80 रुपया का तो आपका गेहूं ही था, व्हीट ही था। अब आटा बनाया, आटा बना के बेचा, वो बिका कितना में? 100 रुपया में। तो 20 रुपया का और वैल्यू जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब देखिए, अब है बेकर। बेकर क्या करता है? बेकर ने मिलर से परचेज किया था आटा। कितना में आटा खरीदा था? 100 रुपीज में। तो उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगा। और उसने क्या किया? उस ब्रेड को 120 में बेच दिया कंज्यूमर को। कितना में बेच दिया? 120 रुपीज में कंज्यूमर को वो बेच दिया। ठीक है, तो फिर से वैल्यू कितना जनरेट हुआ? 20 रुपीज का जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपये में परचेज किया है। क्या चीज? फ्लोर को परचेज किया था, फ्लोर से ब्रेड बना करके मार्केट में बेचा, तो 20 रुपी और भी जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब वैल्यू एडेड बोलिए या फिर जीडीपी एमपी बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? देखिए 80, 100, 180, 180 और 120 कितना हो गया? 300 हो गया आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? 80 और 100, 180। तो 180 हम लोग क्या किए? माइनस कर दिए, बचा कितना? 120। यही 120 है जीडीपी एमपी। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं। जितने वैल्यू एडेड है सबको जोड़िए, कितना? 120 आ गया। यहां पर भी देखिए तो आ गया ना 120। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि या तो वैल्यू एडेड में सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, वैल्यू एडेड के द्वारा भी जोड़ दीजिए, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस से भी हम लोग जीडीपी एमपी इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या ये एग्जाम्पल में आप लोग किसी को समस्या है? मैंने जो एग्जाम्पल दिया किसी को समस्या है तो कमेंट कीजिए, और समस्या नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, अब कहता है कि ठीक है, प्रोडक्शन मेथड काफी इजी मेथड है ना, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को दिमाग में रखना है, कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। ठीक है, कुछ सावधानियां बरतनी है। ठीक है, और वो सावधानियां क्या होगी? सबसे पहला, अवॉइड डबल काउंटिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का दोबारा काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका वैल्यू 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? याद रखिए, डबल काउंटिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोहरी गणना। ठीक है, क्या बोलते हैं? दोहरी गणना। ठीक है, देखिए
हम लोग अभी देख रहे थे ना, जब एग्जाम्पल मैंने पिछला देखा तो एग्जाम्पल में क्या देख रहे थे कि हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटा दिए थे, ठीक है, तब हमारा आया क्या, वैल्यू एडेड, राइट। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा वैल्यू एडेड ले लें, मतलब 300 ले लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 300 लेने से दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी। क्योंकि एक बार जब हम लोग वीट लिए तो ठीक है, जब फ्लोर आटा लिए तो इस आटा में 80 रुपया क्या चीज है, 80 रुपये तो वीट का दाम है ना। आटा बनने जब हमारा वीट से आटा बना, वीट से फ्लोर बना, तो फ्लोर का रेट हुआ 100, ठीक है, तो उसमें 80 रुपीज तो उस फ्लोर वीट का रेट जुड़ा हुआ है। तो अगर सबको ले लेंगे तो दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला प्रिकॉशंस क्या रखना है कि हमें डबल काउंटिंग से बचना है, किसी भी चीज का मूल्य 2 बार नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, द आउटपुट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू बी इंक्लूडेड। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, फाइनल गुड्स का मतलब यही सोच लेते हैं कि मार्केट में बेचे हम तो उससे जो वैल्यू मिला उसी को शामिल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी आपने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया है, वैल्यू तो जनरेट किए हो ना आप इकोनॉमी में, है ना, तो उसे भी हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है। तीसरा, द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। क्या करना चाहिए, कोई सेकंड हैंड गुड्स है, ठीक है, मतलब दोबारा जब बेचा जाता है तो दोबारा जब बेचा जाए तब उसके वैल्यू को शामिल नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल लिया मैंने 20,000 का, ठीक है, तो अभी तो ये शामिल होगा, लेकिन मान लीजिए अब हुआ ऐसा कि मैंने इस मोबाइल को किसी को बेच दिया 10,000 में, तो क्या फिर से शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो 20,000 का वैल्यू जो उसका वैल्यू है उसको हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब दोबारा जब बेचेंगे तब उसको फिर से शामिल करेंगे तो दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी, क्योंकि 30,000 वैल्यू हो जाएगा। मोबाइल का रेट 30,000 रुपये वैल्यू का नहीं है वो, ठीक है, वो 20,000 का ही था। क्लियर, एक हाथ से दूसरे हाथ में बस हस्तांतरित हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है अर्थात ओके नेहा मैं बता रहा हूं, सेकंड फिर से बताना ना, ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है मतलब मध्यवर्ती उपभोग, उसे हम लोग शामिल नहीं करते हैं। वो तो बता ही दिए शुरुआत में ही, डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से अगर बचना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैल्यू ऑफ आउटपुट से घटाना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, राइट। फिर है द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन सेल मस्ट बी इंक्लूडेड। कहता है कुछ सर्विसेज ऐसा है, जैसे मैं मोबाइल बेच रहा हूं, मोबाइल बेचने के लिए हमें घर घर घूम के जाना पड़ता है बाइक से, तो पेट्रोल उसमें खर्च हो रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा, वैल्यू जनरेट होगा, उसमें मोबाइल का मान लीजिए कीमत है 50 रुपये, 500 रुपया मान लो, ठीक है, तो उसमें वो पेट्रोल को भी इंक्लूड कर लेगा ना वैल्यू, तब ना मार्केट में बेचेगा उसको, ऐसे थोड़े बेच देगा, पेट्रोल अपना जेब से तो लगाएगा नहीं। तो वही कहता है द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन द सेल, बेचने में जो खर्च लगा है उसे भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। चलिए किसी का सवाल था कि सेकंड वाले फिर से बता दीजिए, है ना। कहता है वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के उपभोग के लिए जो वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। चूंकि इकोनॉमी में वैसे गुड्स को भी तो हम लोग कहीं ना कहीं उत्पादन तो कर रहे हैं ना, वैल्यू तो जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहां तक रहा आपका प्रोडक्ट मेथड, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, है ना, मूल्य वर्धित प्रणाली, ठीक है। तो मेरे समझ से यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड। क्या है, इनकम मेथड अर्थात आपका है आय विधि, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आय विधि, है ना, इनकम मेथड, ठीक है। चलिए इनकम मेथड अर्थात आय विधि में क्या करते हैं, हम लोग पहले ही बताए थे, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे,
है ना, उन सबों का आय को शामिल करेंगे, आय को जोड़ेंगे और उसे जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग एलएनपीएफसी भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉई को किया गया क्षतिपूर्ति, राइट, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, जो ऑपरेट हुआ, ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या आया है, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय, और एनएफआईए मतलब विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इन चारों चीज को हम लोग जब जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे, तो क्या बनेगा, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। ठीक है, सवाल है कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉई, जिसको शॉर्ट में सीओई भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, मजदूरी तथा वेतन, राइट, प्लस पेमेंट इन काइंड मतलब किसी को दयालु भाव से, किसी से इंप्रेस होकर के अगर कुछ पैसा दिया गया किसी इंप्लॉई को, ठीक है, या फिर इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, पेंशन वगैरह अगर हमारा कट जा रहा है, ठीक है, पीएफ फंड वगैरह में जा रहा है वो अमाउंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जब जॉब से रिटायर करते हैं तो उस समय जो पेंशन दिया जाता है, ठीक है, इन सबों को हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉई के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट है, याद रखिएगा, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने से हमारा क्या बनेगा, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉई। ठीक है, दूसरा इसमें टर्म यूज हुआ था ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है वेजेस सैलरीज देने के बाद जो बच गया उसे क्या करते हैं, उसे या तो हम लोग लैंड के लिए रेंट देते हैं, ठीक है, कैपिटल के इंटरेस्ट देते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं, यही करते हैं ना। तो इन तीनों को जोड़ करके हम लोग क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रॉफिट, याद रखिएगा प्रॉफिट के 4 कैटेगरी हैं। कितने कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है कि मान ली किसी कंपनी में आपका शेयर वगैरह है, ठीक है, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है आपको, तो वो डिविडेंड कहलाता है, लाभांश जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बहुत सारे कंपनी इमरजेंसी फंड के लिए अपने पास क्या करती है, वो जमा रखती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, बचा के रखती है। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। तो इन तीनों को सम करने पर प्रॉफिट आता है। ठीक है, प्रॉफिट का ये 3 पार्ट है, राइट। तो ये हमारा हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉई और हमारा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं। चलिए, अब इसमें कहता है, इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। क्या करना चाहिए, जब इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो उस समय भी हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जैसे इलीगल एक्टिविटी से अगर कुछ अर्न किया गया है उसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को बेच करके जब कुछ कमाया गया है तो उसे हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है जब इनकम मेथड आपसे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तब। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक आप लोग कोई समस्या नहीं होगा। क्या किसी को इनकम मेथड में दिक्कत है क्या? अगर इनकम मेथड में कोई दिक्कत है तो एक बार कृपया करके बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो बैक करके बाद देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करके मैंने क्या क्या समझाया है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बोला जाए तो सबका कुछ वैल्यू ले लीजिए ना। जैसे वैल्यू का मतलब हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉई, मान लो 400 है। ठीक है, मान लो सैलरी वेजेस वगैरह में 400 रुपया दिया गया है। ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में मान लो 500 रुपया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या क्या शामिल करते थे, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मान लीजिए आपका 200 रुपया है, राइट। मिक्स्ड इनकम के अलावे मान लीजिए एनएफआईए आपका 100 रुपया है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, चारों एलिमेंट जो हमारे हैं नेशनल इनकम के, उन चारों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा
9 टू 11 1 1200 आएगा, ये 1200 हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा मेथड जो आपके पास है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यय विधि। क्या बोलते हैं? व्यय विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यय विधि, है ना। तो जब एक्सपेंडिचर मेथड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या मैंने कहा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने प्रकार के भी व्यय हैं जो उपभोग पे किए जा रहे हो अथवा निवेश पे किए जा रहे हो, उन सबको शामिल करके राष्ट्रीय आय निकाला जा सकता है। ठीक है, इस मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एमपी निकालेंगे। ठीक है, पहले जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? जितना प्रकार का खर्च है, ठीक है, क्या करेंगे, जितने प्रकार के खर्च हैं उन सारे खर्च को शामिल करेंगे। और वो खर्च क्या है, यहां पे स्लाइड पे ध्यान दीजिए। जीडीपी एमपी निकालेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी उपभोग, अंतिम उपभोग व्यय। जैसे हम या आप खर्च करते हो, ठीक है, ये निजी उपभोग हुआ, निजी उपभोग पे खर्च हुआ। ठीक है, इसे जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक या सरकारी उपभोग व्यय। ठीक है, सरकार भी कहीं ना कहीं खर्च करती है उपभोग पे। आप लोग को पता होगा, न्यूज में आते रहता है कि सरकार ने ऑडी कार लिया है अबर घूमने के लिए। ठीक है, तो अबर ये कार लिया है, वो कार किया, बीएमडब्ल्यू कार लिया है। ये सब जो खर्च है कहीं ना कहीं सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग व्यय है। ठीक है, उसके बाद लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे मान लो बिल्डिंग बनाने पे खर्च हुआ है, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सरकार ने रोड बनाया, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो थोड़ा समय चलता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, वो। प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्टमेंट हो गया जो चेंज इन स्टॉक था ना, स्टॉक में परिवर्तन, उसी को हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को, इन तत्वों को शामिल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यहां पे नहीं बोल रहा हूं, सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया था इधर कंजम्पशन पे या तो फिर मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, पूरा का पूरा शामिल होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वैसे खर्च जो हस्तांतरित भुगतान हो, जैसे मान लीजिए सरकार किसी को पेंशन दे रही है, वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, सरकार किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, वो शामिल नहीं होगा। लेकिन जो समाज के वेलफेयर के लिए सरकार किसी भी प्रकार का खर्च करती है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहलाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो वो उन सब तत्वों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं ना? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे खर्च को जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा। ठीक, अब अगर एक बार जीडीपी एमपी निकल गया तो जीडीपी एमपी में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा, एनडीपी एमपी बन जाएगा। चूंकि आपको बार बार बता रहा हूं, ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो वो नेट वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार एनडीपी एमपी निकल गया तो एनडीपी एमपी में प्लस कर देंगे एनएफआईए, एनएफआईए मतलब विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एनएनपी एमपी। ठीक है, एक बार एनएनपी एमपी बन जाए तो उसे फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनएनपी एमपी में माइनस कर देते हैं एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एनएनपी एफसी हमारा आ जाएगा, और इसे ही राष्ट्रीय आय हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको राष्ट्रीय आय निकालना है तो
एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपके पास सवाल उससे रिलेटेड दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले जीडीपी एमपी निकालने का ये कंपोनेंट्स को याद रखेंगे, इन तत्वों को याद रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इजिली नेशनल इनकम को निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें भी प्रिकॉशंस रखा जाता है। क्या प्रिकॉशन रखा जाता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है उस पर किया गया खर्च को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इलीगल एक्टिविटी से ब्लैक मनी खर्च कर रहे हैं तो उसको शामिल नहीं कर, जो ब्लैक मनी का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं इसमें आती है जो प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम के मेथड्स में, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, आप लोग भी देख लीजिए, है ना, और बताइए मुझे इनके आंसर्स, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स। घिसावट व्यय का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होना चाहिए? क्या किसी को पता है? अगर आप लोग में किसी को पता है तो उसका जवाब दीजिए कमेंट करके, ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले कि भैया मैंने जो पढ़ाया थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ भी रहा है, ठीक है। चलिए, अभी तक कमेंट किसी का नहीं आया है, तो ध्यान दीजिएगा। एनएनपी पूछा है ना, हमारे पास ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं क्या बताया था आप लोगों को कि ग्रॉस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक बार डेप्रिसिएशन मतलब घिसावट व्यय माइनस करेंगे तो वो हमारा नेट वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। सकल वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसमें मूल्यह्रास अथवा घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? शुद्ध बन जाता है। सवाल भी तो वही पूछा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम लोग क्या करेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए, कोई समस्या किसी को नहीं ना? ठीक है। चलिए, हाँ नेहा, सी नंबर सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दे जनसंख्या से तो क्या आएगा? अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय को विभाजित कर दिया जाए जनसंख्या से तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये तो आप लोगों को डेफिनेशन में ही आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या तरीका है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे आप लोग, क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? देखिए वही पूछा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, वही एनएनपी से। एनएनपी जो मैंने सवाल अभी बताया था आप लोगों को, कहा इसमें कहा गया है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास निकालने से बचता है, जो बचता है वो। तो देखिए ये तो वही हो गया, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था पहला नंबर, ठीक है, वही वाला तो हो गया आपका आंसर। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास अगर माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी। एनएनपी से हमारा आपका एनएनपी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जब भी आपको नेट वाला कॉन्सेप्ट निकालना है तो क्या करेगा जी? ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट में माइनस कर देंगे, क्या? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, कोई समस्या नहीं, तो 2 का ए होगा। हाँ देखिए, अब है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय अगर पूछा जाए कि किसी देश का राष्ट्रीय आय, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? ऑप्शन दिया हुआ है सरकार द्वारा कमाए गए धन, मतलब मनी अर्न बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद के विभिन्न साधनों के आयों का योग से, ठीक है, विदेशी मुद्रा से, इनमें से किसी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये तीनों गलत हो गया। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनके आयों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है क्या? राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन की विधि नहीं है? ध्यान दीजिए,
आप लोगों को तो बताया गया था कि राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधियां हैं। कौन कौन? उत्पाद विधि, ऑप्शन ए दिया हुआ है, वही मूल्यवर्धित विधि भी कहलाता है आपका, आय विधि है, ठीक है सॉरी, फिर है वित्तीय विधि। क्या किसी प्रकार का मैंने फिनेंशियल मेथड बताया था क्या? नहीं बताया था मैंने फिनेंशियल मेथड, ठीक है, तो वो वित्तीय विधि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर इसमें क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, कहता है जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। देखो जीएनपी में क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, और जीडीपी है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर जीएनपी और जीडीपी में अंतर निकालने बोलेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम में जो आपका नेशनल है उसमें विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल किया जाता है, जबकि जीडीपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए जीएनपी का फॉर्मूला तो ये ना होता है जी, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये एक्स माइनस एम मत लिखिएगा, वो गलत है, एक्स माइनस एम हो जाता है शुद्ध निर्यात, ठीक है, तो वो गलत ऑप्शन था, राइट। चलिए हाँ, आप लोग बी ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर डी होगा जी, ठीक है, आप लोगों ने मिस्टेक किया है। क्या करना है, जीडीपी में हमें प्लस कर देना है क्या, एनएफआईए, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। नाउ अब है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी किसके बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें जीएनपी की तो जीएनपी किसके बराबर होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका आंसर अपने मन से देना नहीं, ऑप्शन देखिए क्या है, प्रयोज्य आय, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा ये, ठीक है। फिर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट व्यय। हाँ, शुद्ध राष्ट्रीय आय में अगर घिसावट व्यय जोड़ दिया जाए, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाए तो हमारा ग्रॉस बन जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है ग्रॉस में जब माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो हमारा बनता क्या है, नेट बनता है। तो अगर ग्रॉस में अगर हम लोग अगर मान लीजिए नेट में प्लस कर दें डेप्रिसिएशन तो क्या ग्रॉस नहीं बनेगा, क्या ग्रॉस बनेगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है और ऑप्शन में शुद्ध राष्ट्रीय आय वाला कॉन्सेप्ट है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय में जोड़ देना है आपको घिसावट व्यय, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ना, चलिए इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है हिस्सा, मजदूरी तो लाभ शामिल करते हैं, वेजेस अभी बताए थे आपको, इनकम मेथड में प्रॉफिट को भी शामिल करते हैं, ठीक है, ब्याज को भी तो शामिल करते हैं, लेकिन पेंशन या बेकारी भत्ता शामिल नहीं करते हैं। पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस हम लोग शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये सब ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल किया जाता है, मतलब साधन आय को शामिल करेंगे, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मध्यवर्ती वस्तुएं जीडीपी में शामिल नहीं की जाती है। क्या किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो होता है वो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है भाई, क्योंकि आपको अभी बताए थे अगर हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन अर्थात इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी शामिल कर दें, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, दोहरी गणना का एक समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट को सिर्फ ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो उसमें सारे प्रोडक्ट का वैल्यू शामिल किया जाता है ना, तो उससे क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटाया जाता है, ठीक है, अर्थात दोहरेपन की समस्या जो होगी वो पैदा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेहा आप सही हैं, ठीक है, यह सही आंसर है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, है ना, जो मैंने आपको बता दिया है।
आप लोगों को मैंने आपके पीजीटी के सिलेबस का एक पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर उसके बारे में लगेगा कि हाँ भाई बताना चाहिए तो फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, फिर से आप लोगों के साथ लाइव हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपका फिलहाल यहीं तक, मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में।